हम आपका शेयर इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने हमारी पिछली सीरीज़ में देखा था, हमने शेयर मार्केट से जुड़े कई सारे विषयों पे चर्चा की थी। आज फिर हम उसी माध्यम के थ्रू आप लोगों से फिर से जुड़ने जा रहे हैं। इस बार हमारे पास जो हमारी पहली श्रृंखला हुई थी, इसमें बहुत सारे हमारे पास देश भर से कोने कोने से बहुत सारे सवाल आए थे। हमारे उपभोक्ताओं ने बहुत सारे सवाल पूछे हमसे, जिन सवालों के हम आज सुझाव और उन सवालों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर रवि, जैसे कि डॉक्टर रवि, हम जानते हैं कि मार्केट जो है 18,000 का लेवल पार कर चुकी है। निफ्टी इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, तो अब आगे जो है हम निफ्टी के किस लेवल की मतलब कल्पना कर सकते हैं? ये हमारी आगे से अपसाइड की तरफ जाने की संभावना में है या यहाँ से ये बाउंस बैक करके करेक्शन की तरफ जाएगी? देखिए, इस समय निफ्टी 18,000 के लेवल को टेस्ट करने के बाद एक वापस से मुनाफा वसूली दिखा चुकी है, यानी कि वापस लेवल जो है वो 17,800 के पास आ चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले हफ्ते जो इसका रेंज होगा वो होगा 17,750 से 18,400 के बीच का। मैं इतना लंबा रेंज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट बहुत बुलिश है। अभी जो पूरा का पूरा ट्रेंड है वो अपसाइड पे है और ज़्यादातर स्टॉक्स ऐसे में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि इंडेक्स में कोई बहुत बड़ी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। और लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप 2 महीने 3 महीने या फिर अप्रैल की सीरीज एंड देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि 18,000 के ऊपर मार्केट यहाँ पर अभी सस्टेन करेगी। मार्केट में वीकनेस तभी होगी जब 17,750 के नीचे की क्लोजिंग देखने को मिलेगी। तो भी अगर वीकनेस आती भी है तो 200 से 300 पॉइंट तक की करेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म पे मार्केट एक बार 18,500 तक के लेवल आपको टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। तो डॉक्टर रवि, हमारे दर्शकों के लिए आगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और हमारे दर्शकों को किन मार्केट के सेक्टर्स पर अपना फोकस रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए? तो अगर आप हमें सुझाव देंगे तो भी हमारे दर्शकों को काफ़ी सहानुभूति मिलेगी। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि हायर लेवल्स पर हमेशा लोग डरते हैं मार्केट में कि यहाँ पर क्या खरीदारी करें, कौन से स्टॉक पे निवेश करें और कहीं ऐसा ना हो कि उन स्टॉक्स में निवेश करने से उनका नुकसान हो जाए। तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि निवेश की रणनीति आप इस तरीके से रखें कि जब अगर आपको 100 रुपए इस समय मार्केट में निवेश करना है तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए कि इस समय जो मार्केट का लेवल है उसमें आप 30% का निवेश, और अगर मार्केट यहाँ से 5 से 8% का करेक्शन आता है तो फिर से 30% का निवेश, और अगर वहां से 2% 2.5% का और करेक्शन आता है तो आप उस पर 40% का निवेश कर सकते हैं। यानी कि एक बार में पूरे मार्केट में पैसे नहीं डालने हैं, आपको थोड़े थोड़े पैसे मार्केट में डालने हैं। अब किन सेक्टर पे फोकस करना है? देखिए, जो इंडिया इकोनॉमी है, जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन पे अगर जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इंडिया का जो मार्केट है उसमें ग्रोथ में 5 इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं जिन्हें आप फोकस रखना चाहिए। पहला है बैंकिंग। ऑब्वियसली कि जो भी सब्सिडी आती है, जो बैंक की परफॉर्मेंस अभी चल रही, उसको देखते हुए बैंक को आपको अपने पोर्टफोलियो में जगह जरूर देनी चाहिए। दूसरा, अगर सेक्टर की चर्चा करूं तो जिस तरीके से अभी आईटी का बूम स्टार्ट हुआ है तो मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर को भी आपको अपने स्टॉक्स में अपने पूरे पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। अब आप जब जगह देने की बात हो तो आप इनको इक्वल परफॉर्मेंस कर सकते हैं, यानी कि अगर आप 100 रुपए का निवेश कर सकते हैं, मैंने 5 सेक्टर बताए हैं, तो आप 20% का निवेश आप हर एक सेक्टर में कर सकते हैं। तीसरे सेक्टर की बात करते हैं तो आप आगे देख रहे हैं कि जिस हिसाब से बैटरी और ईवी का जमाना आ रहा है, उसको लेकर के आप आगे ईवी कंपनीज की ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, तो आप उसको एक अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। साथ ही आप इंफ्रास्ट्रक्चर को जरूर रखें क्योंकि इस बार गवर्नमेंट का पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है। तो आगे 2024 और 25 की प्लानिंग देखें तो सरकार की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है। तो जो चौथा सेक्टर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑटो सेक्टर या ऑटो कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। तो आप ये 5 सेक्टर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए और इन सेक्टर के स्टॉक को आप बाय करके चलेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा यहाँ पर मिल सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि। हमने अभी जैसा कि इन्होंने मार्केट पे जो सिचुएशन है, क्या हालात, क्या पोर्टफोलियो रखना चाहिए हमारे उपभोक्ताओं के लिए, इस विषय पे हमने थोड़ा फोकस किया। अब हम लेते हैं वो क्वेश्चन, जो सवाल हमारे पास जगह जगह से आए हुए हैं, क्वेश्चन के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों ने हमसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे। हमारे पास जयपुर से आशीष जी एक सवाल करते हैं कि अदानी पावर उन्होंने 120 रुपीज़ में परचेज किया था, उनको क्या करना चाहिए? आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, 120 पे लिया था, 243 रुपए चल रहा है, और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि हमारे यहाँ से अदानी पावर की रिपोर्ट रिलीज की गई थी जब 110 रुपए चल रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है आशीष जी, आप इस स्टॉक पे अभी थोड़ी सी परफॉर्मेंस और आपको देखने को मिलेगी।
255 रुपए के आसपास का जब लेवल आता है तो वहां पर आप 50% स्टॉक में मुनाफा वसूली कर लीजिए और वहां से 10% जब स्टॉक करेक्ट होता है तो फिर से उसी पैसे को जो आपने मुनाफा वसूला है उसको निवेश कर दीजिए। ये रणनीति बनाकर चलिए। लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो 280 रुपए का है, लेकिन आपको 250 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो आप इस तरीके की रणनीति बना के अपना पैसा और बढ़ा सकते हैं। बढ़िया, थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि। आशीष जी, आप होपफुली आपको आपका सवालों का अच्छा आपको सुझाव मिल गया होगा। अगला सवाल हम लेते हैं, मिस्टर रेड्डी ने किया है, ये हैदराबाद से हमारे को लिखते हैं कि अशोक लेलैंड उन्होंने 105 पे लिया था, उनको क्या स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए अभी नेक्स्ट? रेड्डी साहब बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने अशोक लेलैंड बहुत अच्छी जगह पे बाय किया है। और अगर आपका विजन, अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई सवाल दें तो उसमें ये जरूर भेजें कि आपको कितने विजन, कितना टाइम के लिए आप उसको रखना चाहते हैं। फिलहाल मेरा सजेशन होगा कि चाहे आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, लॉन्ग टर्म रख रहे हो, लेकिन इस स्टॉक को भी कंटिन्यू रखिए। 150 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं और आपका मुनाफा और बढ़ सकता है। तो मुझे लगता है अभी कंटिन्यू रखना चाहिए। अगला सवाल है दिल्ली से मिस्टर विजय ने ये सवाल किया है कि उन्होंने एक्सिस बैंक को खरीदा था 700 रुपए पे। आगे उनके लिए इसमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो आप उसमें प्लीज हमें सजेस्ट कीजिए। देखिए, एक्सिस बैंक मैंने अभी बताया कि बैंकिंग सेक्टर यहाँ पर आगे मार्केट में अच्छा परफॉर्म करेगा। एक्सिस बैंक अगर आपके पास है 770 रुपए इस समय चल रहा है तो अच्छा खासा आपको मुनाफा हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 880 रुपए तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा लंबा विजन रखें तो 900 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये स्टॉक रखना चाहिए। लोअर साइड पे अगर आपको स्टॉप लॉस एक डालना है तो 750 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए, जिससे कि अगर 750 के नीचे जाएगा तो आप इसमें तब भी आपको मुनाफा होगा और ऊपर आ गया तो आपको एक अच्छा मुनाफा यहाँ पर मिलेगा। तो आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। अगला सवाल मेघना जी ने पूछा है गाजियाबाद से। उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा को 104 रुपए पे खरीदा था। अब वो ये चाहते हैं कि वो उसको अपने पोर्टफोलियो में रखें या फिर वो इसको अपने इन्वेस्टमेंट को स्विच करें। देखिए, अभी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। 105 रुपए में खरीदा है, 115-16 रुपए के पास चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि 135 रुपए तक का टारगेट ये स्टॉक अभी दिखा सकता है। तो फिलहाल आप 110 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। थैंक यू डॉक्टर रवि। वैसे तो सवाल हमारे पास बहुत जगह से आए हुए हैं। आई होप कि हमारे दर्शकों को ये शो बहुत ही यूजफुल लग रहा होगा और उनको उससे जुड़े जिनके भी सवाल हमने यहाँ पर कवर नहीं किए हैं वो भी इससे सारे सुझावों को समझ रहे होंगे। अब अगला सवाल हम लेते हैं टेक महिंद्रा का। टेक महिंद्रा का 1570 में मिस्टर रोहित ने परचेज किया था, श्रीनगर से लिखते हैं, और अब पूछना चाहते हैं कि अब आगे उनको क्या स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए। देखिए, टेक महिंद्रा में थोड़ी सी न्यूज़ का इम्पैक्ट है जिसकी वजह से स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1400 और 1420 के लेवल से ज़्यादा ये स्टॉक नीचे नहीं जाएगा। तो आप उन लेवल्स पे आप थोड़ा एवरेज कर सकते हैं। थोड़ा सा नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन विश्वास रखिए मार्केट काफ़ी तेज है और एक अच्छा मुनाफा आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि आपका जो अपसाइड टारगेट होगा वो 1650 का होगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन 1450 के आसपास आप थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए और लोअर साइड पे एक स्टॉप लॉस आप 1380 का या फिर 1400 का लेके चल सकते हैं। फिलहाल अभी स्टॉक में बने रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट अच्छा है तो आपको मुनाफा आएगा। बहुत बढ़िया रोहित जी, आप देख सकते हैं कि आपको सुझाव यहाँ पे मिल गया है। अगला सवाल हम लेते हैं, हमें नोएडा से लिखते हैं मिस्टर राहुल लिखते हैं हमारे को, ये पूछना चाह रहे हैं HDFC लाइफ अभी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, HDFC लाइफ, चूंकि HDFC पूरे काउंटर में आपने अभी सुना होगा कि HDFC बैंक का मर्जर हो रहा है HDFC के साथ में, तो उसकी वजह से थोड़ा वोलेटाइल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि HDFC लाइफ का लॉन्ग टर्म जो है वो स्टॉक अच्छा है। अभी 563-64 के पास चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अप साइड में 650 और 680 रुपए तक का दम ये रखता है। तो आप इस स्टॉक को अभी कंटिन्यू रखिए। बहुत ज़्यादा यहाँ पर करेक्शन की उम्मीद नहीं है, एक अच्छा मुनाफा आपको बनता हुआ नजर आएगा। अगला सवाल ईशांत जी ने पूछा है पानीपत से। उन्होंने BSE का शेयर खरीदा है 1000 रुपए पे, तो अब इसमें उनको आगे क्या करना चाहिए? देखिए, BSE एक ऐसा स्टॉक है जिसकी की चर्चा इसलिए है क्योंकि 600 रुपए से स्टॉक 900 हुआ, 1000 रुपए तक गया, फिर वापस थोड़ा सा करेक्शन पे आया है। लेकिन अभी भी डेट फ्री कंपनी में अगर चर्चा की जाए तो BSE का स्टॉक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये स्टॉक कंटिन्यू रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म पे आपको 1250 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर आ सकता है, 850 का एक स्टॉप लॉस डाल के रखिए। लंबे समय में आपको एक अच्छा मुनाफा देता हुआ नजर आएगा। HDFC लाइफ 680 में खरीदा है कपिल जी ने नोएडा से।
देखिए, अगर HDFC लाइफ अभी मैंने चर्चा करी थी, HDFC लाइफ 680 एक्चुअली में उसका रेजिस्टेंस लेवल है, अपसाइड का लेवल है, और उन लेवल्स पे आके मुनाफा वसूली करनी चाहिए, ना कि खरीदारी करनी चाहिए। और अगर खरीदारी करनी है तो हमारे इसी शो को फॉलो करिए, आपको हम समय समय पे स्टॉक भी बताते रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल आप थोड़ा सा एवरेज अगर कर पाए 550 560 के आसपास तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि आपका एवरेज थोड़ा नीचे आ जाएगा तो आपको निकलने में मदद मिलेगी। फिलहाल ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, लेकिन अभी चूंकि स्टॉक परफॉर्मेंस जो है वो अपसाइड पे है तो इसको अभी वेट कर सकते हैं, थोड़ा एवरेज करेंगे तो ज़्यादा जल्दी निकल पाएंगे। बहुत बढ़िया रवि जी। मैं वैसे तो ये क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, हमारे पास चंडीगढ़ से आया हुआ है, मनप्रीत जी पूछती है, पर इस क्वेश्चन के बारे में मैं भी जानना चाहूँगी। मैं भी एक उपभोक्ता हूँ, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर LIC हाउसिंग फाइनेंस को बारे में देखा जाए तो उसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? देखिए, LIC की चर्चा तो इतनी बड़ी चल रही है, और फिलहाल LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करें या पूरे फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो अप ट्रेंड में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 5 साल और 8 साल 10 साल का विजन रखते हैं तो आपको इस टाइप के स्टॉक्स में जरूर निवेश करना चाहिए। समय समय पर आपको डिविडेंड बहुत अच्छे आते हैं और स्टॉक की परफॉर्मेंस कंटिन्यू एक अपवर्ड ट्रेंड में देखने को मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो 550 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और शॉर्ट टर्म पे भी देखें तो अगर 350 360 380 के बीच का लेवल मिलता है तो परचेज करने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो आप इसमें बने रह सकते हैं, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसका फायदा भी आपको मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने आगे की प्लानिंग करनी है, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लेना है, बच्चों की शादी के लिए लेना है, इस टाइप की अगर प्लानिंग कर रहे हैं, और अगर आप यंग हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप इस समय से निवेश करिए। बल्कि एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि निवेश की रणनीति बनाते समय सिर्फ आप एक ध्यान रखिए कि आपकी जितनी भी इनकम आ रही है या आप जितना भी कमाते हैं, आपको उसका कितना % आपको निवेश करना चाहिए। इसको मैं बहुत सिंपल फॉर्मूले में बताता हूँ। आपकी जितनी एज है उसको आप 100 से माइनस कर दीजिए। अगर आप 30 साल के हैं तो आप 100 से माइनस कर दीजिए, आपको फिगर मिलेगी 70 की मिलती है। इसका मतलब है जो भी आपके पास पैसा आ रहा है उसका 70% निवेश आप मार्केट में करिए, आपको अल्टीमेट रिटर्न मिलेंगे और आपको करोड़पति होने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी अगर रखते हैं तो आप लॉन्ग टर्म पे बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे। धन्यवाद। तो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी आपने बताई कि 70% अगर आप मार्केट में लगाते हैं तो you could be a millionaire. So anyways, this is the very nice. Thank you for this suggestion. And मनप्रीत जी, हो सकता है कि आपको जवाब मिल गया है। अगला सवाल हम पेटीएम पे लेते हैं। पेटीएम पे 1600 रुपये का परचेज था और अभी को क्या करना चाहिए? देखिए, खुशी के बाद एक दुख की खबर कह सकते हैं। पेटीएम अगर आपने 1600 पे खरीदा, 600 चल रहा है, अब आप पेटीएम के प्रमोटर मत बनिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक से तुरंत निकल जाइए। आपके पास बहुत से अभी हमने ऑप्शन पे चर्चा करी है, हमने LIC हाउसिंग की चर्चा करी है, HDFC लाइफ की चर्चा करी है, अदानी पावर की चर्चा करी है। तो आप उन स्टॉक्स में निवेश करिए, कचरा स्टॉक में निवेश करने का कोई फायदा नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, और मैं हमेशा बताता हूँ फंडामेंटल देखने से पहले ये समझिए कि उस स्टॉक का परफॉर्मेंस आगे क्यों आएगा। अगर उस पर स्टॉक में कोई ऐसी चीज आपको दिखाई दे रही है कि उस स्टॉक का बिजनेस एक बहुत अच्छा है, बहुत प्रॉफिटेबल है, तो आप उस तरीके के स्टॉक्स में निवेश करिए। फिलहाल इस स्टॉक से तुरंत निकल जाइए और अपना स्विच HDFC लाइफ या फिर SBI में, SBI हाउसिंग फाइनेंस में, या फिर आप अदानी पावर में कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगला सवाल आया है जयपुर से। करण जी ने पूछा है कि उन्होंने सेल 90 रुपए में बेचा है, तो अब उनको दोबारा से ये अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए या नहीं? देखिए, जिस स्टॉक को खरीदना चाहिए उस स्टॉक को आपने बेच दिया है। आगे स्टील जिस तरीके से स्टील के प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस यहाँ पर 70 से 80% बढ़ चुकी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये समय है कि आप इस समय इस स्टॉक को आप निकल के वापस लॉन्ग कर लीजिए, आपको ज़्यादा फायदा होगा। 90 रुपये से इस समय 106 107 रुपये का ये स्टॉक चल रहा है, लेकिन 130 का दमखम रखता है। तो मुझे लगता है आप अपनी पोजीशन तुरंत एक बार एग्जिट करके आप बाय साइड से बैठिए, ज़्यादा फायदा मिलेगा। और अगला ही सवाल वो भी करण जी ही हैं, उन्होंने पूछा है नागपुर से। वो ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने मारुति के शेयर्स 8000 में खरीदे थे, तो वो इसको अभी अपने मतलब पोर्टफोलियो में जमा रखें या फिर इसको निकाल के वो कहीं और निवेश में?
देखिए, मारुति ऑटो सेक्टर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही, लेकिन आपने काफ़ी हायर लेवल पे खरीदा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास मौका था कि आप 72-7300 पे अगर आसपास मिला था तो आपको खरीदना चाहिए। लेकिन फिलहाल अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो इस स्टॉक में बने रहिए। मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि आप यहाँ पर एग्जिट करिए, लेकिन 76-75 के आसपास अगर आप थोड़ा बहुत परचेज एक्स्ट्रा कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, तो जरूर लीजिए। अगला सवाल हम लेते हैं, ये हमारे पास बैंगलोर से आया हुआ है। रोहित जी पूछते हैं मुझसे कि लॉन्ग टर्म के लिए विप्रो का क्या करना चाहिए, उन्होंने खरीदा है, उसमें क्या करना? देखिए, विप्रो लॉन्ग टर्म पे आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। और ऐसे आईटी सेक्टर के कुछ और स्टॉक्स की चर्चा करें तो इन्फोसिस आपके सामने एक अच्छा ऑप्शन है, टीसीएस एक अच्छा ऑप्शन है, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज एक अच्छा ऑप्शन है और विप्रो भी एक अच्छा ऑप्शन है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। अगर आपको और एड ऑन करना है तो आप थोड़े से आईटी सेक्टर में ही आप अपना निवेश थोड़ा और बढ़ाएं और इस तरीके के स्टॉक्स को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। अगला सवाल हम लेते हैं, हमारे गुज्जू भाई पूछते हैं अहमदाबाद से, मिस्टर पटेल हैं ये, और ये जानना चाहते हैं सिप्ला 1060 में उन्होंने खरीदा था, क्या करना चाहिए? देखिए, सिप्ला एक ऐसा है जो कि फार्मा सेक्टर से है और फार्मा सेक्टर हमेशा जब भी मार्केट में डाउन करेक्शन होता है तो डिफेंसिव तरीके से यूज आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में आपको बने रहना चाहिए। अपसाइड टारगेट की बात करें तो 1150 और 1280 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक अच्छा है और मुझे ऐसा लगता है कि फार्मा सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अभी बने रहें। अगला सवाल पुनीत जी ने पूछा है जयपुर से। वो ये जानना चाहते हैं कि आइडिया जैसा कि 10 रुपये पे चल रहा है तो वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करे या नहीं करे? देखिए, आइडिया, यस बैंक, ये 10-5 रुपए वाले शेयरों को छोड़ दीजिए। ये शेयर आपको सिर्फ नुकसान दे सकते हैं, फायदा नहीं दे पाएंगे। आपको हो सकता है छोटा मोटा मुनाफा जरूर हो जाता हो, लेकिन इन स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, स्पेकुलेशन बहुत हाई है। तो इस तरीके के स्टॉक्स में निवेश करने से बचें और खासतौर से जिन्हें हम पेनी स्टॉक्स कहते हैं उस कैटेगरी को डिफाइन कर लें और उसको अपनी इन्वेस्टमेंट लिस्ट से डिलीट कर दें। ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल रखिए, नहीं तो आपका पैसा एक तरफ बढ़ेगा, दूसरी तरफ पैसा आपका लॉस होता रहेगा। मुझे लगता है कि इस तरीके के स्टॉक से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि। जैसा कि हम सभी लोगों ने, अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे पर हमने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि सेम डोमेन के थे हमने सिर्फ उनको ही लिए हुए हैं, सेम सेक्टर को कवर करते हैं। तो ऑल टुगेदर हमने ऑलमोस्ट सारे सेक्टर को कवर कर लिया है। सो अब हम क्वेश्चन और जो सवालों का सिलसिला यहीं पर समाप्त करेंगे, आज के लिए समाप्त करेंगे। अगली सीरीज में हम देखते हैं कि हम किस विषय पर चर्चा करेंगे और क्या हमारी रणनीति रहेगी, क्या जी डॉक्टर रवि, अगले हफ्ते आदि के दिन फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दर्शकों, आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके हमें अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं और उसमें से फिर हम क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपके सवालों का जवाब अगले हफ्ते फिर से देंगे डॉक्टर रवि के साथ। धन्यवाद।